दोस्तों, भारत और चीन से दो बेहद इंपॉर्टेंट खबर निकलकर सामने आई है, जिसमें हमारी पहली खबर दिल्ली के एयर पोल्यूशन को लेकर है, जहां अब चीन खुलकर भारत के सपोर्ट में आया है और उसने भारत की मदद करने का ऑफर दिया है। इसके अलावा दूसरी खबर चीनी करेंसी को लेकर है, जिसको भारत के अंदर मंजूरी मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं, यानी कि भारत और चीन के रिश्ते वापस पटरी पर आ रहे हैं। हाल ही में भारत और चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी शुरू हो चुकी है। साथ ही भारत को रेयर अर्थ मिनरल्स में भी चीन की तरफ से छूट दी गई है। और अब ये दोनों खबरें जानते हैं इन सभी डेवलपमेंट के बारे में डिटेल में, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी ये कवरेज पसंद आ रही हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दिल्ली की हवा एक बार फिर जहर बन चुकी है। राजधानी में सांस लेना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार पुअर कैटेगरी में बना हुआ है। ऐसे में अब चीन ने भारत को अपनी मदद की पेशकश की है। चीन का कहना है कि वह भारत के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार है, ताकि दिल्ली और आसपास के इलाके में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। बीजिंग में स्थित चीनी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि चीन भी कभी गंभीर स्मॉग और प्रदूषण की समस्या से जूझ चुका है, लेकिन हमने साफ आसमान पाने के लिए लंबा सफर तय किया। हम भारत के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार है और हमें यकीन है कि भारत भी जल्द ही ये कर लेगा। ये बयान चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग की तरफ से आया है। यानी चीन अब भारत को बताना चाहता है कि उसने कैसे कुछ ही सालों में अपने शहरों की हवा को पहले से कहीं ज्यादा साफ बना लिया। अब सवाल उठता है कि आखिर चीन ने ऐसा क्या किया कि उसके शहर बीजिंग और संघाई आज पहले से कहीं ज्यादा स्वच्छ है। दरअसल चीन ने साल 2013 में प्रदूषण के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया था, जिसे उसने वॉर अगेंस्ट पॉल्यूशन का नाम दिया। इस मिशन पर चीन ने लगभग 100 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च किए। सरकार ने पुराने और अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को या तो बंद कर दिया या उन्हें शहरों से बाहर शिफ्ट कर दिया। साथ ही पुराने वाहनों को सड़कों से हटाया गया और सख्त वाहन उत्सर्जन मानक लागू किए गए। इसके साथ साथ चीन ने कोयले पर निर्भरता कम करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। देश ने धीरे धीरे कोयले के उपयोग को घटाकर प्राकृतिक गैस और स्वच्छ ऊर्जा की ओर रुख किया। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत के क्षेत्र में भारी निवेश किया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार इन प्रयासों के बाद बीजिंग में हर साल अब पहले की तुलना में 100 दिन ज्यादा साफ आसमान देखने को मिलते हैं। चीन ने सिर्फ उद्योगों और वाहनों पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि पर्यावरण को संतुलन करने के लिए बड़े स्तर पर पेड़ लगाने का अभियान भी चलाया। सरकार ने ग्रेट ग्रीन वॉल जैसे कार्यक्रम शुरू किए, जिसके तहत 12 प्रांतों में अब तक लगभग 35 अरब पेड़ लगाए जा चुके हैं। अर्थ.org की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने वन क्षेत्र में इतना निवेश किया कि उसका फॉरेस्ट्री एक्सपेंडिचर अमेरिका और यूरोप से भी ज्यादा हो गया है, और ये दुनिया के औसत से लगभग 3 गुना अधिक है। इन तमाम कदमों का असर साफ तौर पर देखने को मिला। बीजिंग, जो कभी दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में गिना जाता था, अब अपनी हवा की गुणवत्ता में लगातार सुधार देख रहा है। हालांकि चीन को अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि उसने प्रदूषण से लड़ने के लिए ठोस और परिणाम देने वाले कदम उठाए। वहीं दूसरी ओर अगर दिल्ली की बात करें तो इस समय हालात चिंताजनक बने हुए हैं। एक हफ्ते पहले क्लाउड सीडिंग ट्रायल्स के बाद हल्का सुधार तो दिखा, लेकिन AQI लगातार गिरता जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि AQI स्कोर 0 से 50 गुड माना जाता है और इसका असर बहुत मामूली होता है। 51 से 100 सेटिस्फैक्ट्री, 101 से 200 मॉडरेट, 201 से 300 पुअर, 301 से 400 वेरी पुअर और 401 से 500 सेवर माना जाता है। यानी फिलहाल दिल्ली की हवा उस स्तर पर है जो लंबे समय तक सांस लेने वालों के लिए हानिकारक है और आम लोगों में भी सांस लेने में तकलीफ पैदा कर सकती है। भारत के सामने चुनौती अब यह है कि क्या वह चीन की तरह सख्त और प्रभावी कदम उठा पाएगा। उद्योगों का पुनर्स्थापन,
पुराने वाहनों पर रोक, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा और बड़े स्तर पर वृक्षारोपण, यही वे उपाय है जिन्होंने चीन की हवा को बदला। अगर भारत भी इन्हीं रास्तों पर तेजी से आगे बढ़े तो वह दिन दूर नहीं जब दिल्ली भी स्मॉग सिटी नहीं बल्कि ब्लू स्काई सिटी के नाम से जानी जाएगी। लेकिन अब समय आ गया है कि बातों से नहीं बल्कि कठोर कदम उठाकर पॉल्यूशन को जड़ से खत्म किया जाए, क्योंकि कैपिटल हर देश की शान होती है और अब दिल्ली का ये हाल देखकर इसे कैपिटल कहने में भी शर्म आती है। इस पॉल्यूशन से पूरा भारत को अब लड़ना चाहिए, क्योंकि हर साल सैकड़ों लोग सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से मारे जाते हैं। हर दिन दिल्ली में सांस लेना कई सिगरेट पीने के बराबर होता है। हमें यकीनन इस चीज को लेकर चीन से सीखने की जरूरत है। बहरहाल आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। भारत सरकार और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSCA एक अहम प्रस्ताव पर विचार कर रही है। ये प्रस्ताव गुजरात की गिफ्ट सिटी से जुड़ा है, जो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र है। सरकार अब ये सोच रही है कि गिफ्ट सिटी में मौजूद इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट को चीन की मुद्रा ऑफशोर रेनबिनबी में लेन देन करने की अनुमति दी जाए। गिफ्ट सिटी गांधीनगर में स्थित है और इसे भारत का ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनाया जा रहा है। यहाँ कई विदेशी बैंक और वित्तीय संस्थान काम कर रहे हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेन देन की सुविधा मिलती है। अगर अब CNH में भी कारोबार की अनुमति दी जाती है तो भारतीय बैंकों को और ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं और प्रोडक्ट देने का मौका मिलेगा। अक्टूबर 2024 में कुछ बैंकों ने सरकार और IFSCA को ये सुझाव दिया था कि CNH में लेन देन की अनुमति दी जाए, क्योंकि ये दुनिया में तेजी से स्वीकार की जा रही मुद्रा है। CNH और CNY दोनों चीन की मुद्रा रेनबिनबी के रूप है। फर्क इतना है कि CNY चीन के अंदर और CNH चीन के बाहर उपयोग होती है। CNH को फ्री फ्लोट करेंसी माना जाता है, यानी इसकी कीमत बाजार की मांग और आपूर्ति तय करती है। IFSCA ने पहले 2024 में ही ये सिफारिश की थी कि गिफ्ट सिटी के बैंक 5 प्रमुख विदेशी मुद्राओं में कारोबार कर सके, जिनमें CNH भी शामिल थी। उस समय अनुमान लगाया गया था कि इन 5 मुद्राओं में कुल व्यापारिक वॉल्यूम लगभग 8.2 अरब डॉलर प्रति वर्ष तक पहुंच सकता है। लेकिन सरकार ने उस समय 4 मुद्राओं स्वीडिश क्रोना, डेनिश क्रोने, नॉर्वे की करेंसी और न्यूजीलैंड के डॉलर को तो मंजूरी दे दी, लेकिन CNH को बाहर रखा। उस वक्त भारत चीन संबंधों में तनाव था, इसीलिए सरकार ने इसे रोक दिया था। अब जब दोनों देशों के रिश्तों में सुधार देखा जा रहा है तो ये प्रस्ताव दोबारा समीक्षा में है। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक फैसला उच्च स्तर पर लिया जाएगा। अगर मंजूरी मिलती है तो भारतीय बैंकों को CNH में लेन देन की इजाजत मिल जाएगी, जिससे भारत और चीन दोनों को फायदा होगा। वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि CNH में कारोबार की अनुमति मिलने से भारत और चीन की मुद्राओं की लिक्विडिटी यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग बढ़ेगी। इससे डॉलर पर निर्भरता कुछ कम हो सकती है। कई देश पहले ही चीन के साथ युआन में व्यापार कर रहे हैं, क्योंकि चीन अब दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन चुका है। अगर भारत CNH ट्रांजैक्शन की अनुमति देता है तो इससे गिफ्ट सिटी को ग्लोबल फाइनेंशियल हब के रूप में और मजबूती मिलेगी। ये भारत के वित्तीय तंत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और जोड़ देगा। वहीं से भारत और चीन के आर्थिक रिश्तों में भरोसे की एक नई शुरुआत होगी। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या चीन की करेंसी को अनुमति देनी चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।